हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग आईआईटी जैम 2022 में जो लीनियर अलजेब्रा का पेपर हुआ था उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था कि हमें दिया क्या गया है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है। एम एम कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है और हमसे कहा गया है कि इसका जो 8th पावर है एम का, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर एम दिया गया है, एम स्क्वायर एम क्यूब एम टू दी पावर 8 तक जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप एम स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम इंटू एम। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, एम इंटू एम 1110 है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम से ही। अगर हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम ये आपका 2 हो गया, फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम 1 हो गया, ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपको एम स्क्वायर मिल गया। ठीक है। अब हम एक बार एम टू दी पावर 4 निकाल लेते हैं, मतलब एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर करके देखते हैं क्या मिलता है। 2111 और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये 2111 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 + 1 5 हो जाएगा और ये 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 मिलेगा और ये आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम m टू दी पावर 8 निकालते तो हमें क्या मिलेगा, m टू दी पावर 4। m टू दी पावर 4 को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 3 3 2 और ये आपका हो जाएगा 5 3 3 2। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 34। और फिर से अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 15 + 6 21, ये 15 + 6 21, ये हो जाएगा 9 + 4 13। ये कुछ आपको m टू दी पावर 8 मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, m टू दी पावर 8 इंटू दिस। इस कंडीशन का अगर यूज करेंगे तो m टू दी पावर 8 आपका क्या दिया गया है, इसका हम यूज कर रहे हैं। m टू दी पावर 8 आपको मिला है 34 21 21 13 कुछ ऐसा मिला है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 1,0 से तो आपको क्या दे रहा है, x, y। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, 34 = x। तो x की वैल्यू आप यहीं से बता सकते हो कि आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 34 मिलेगी। तो इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हमसे पूछा जा रहा है। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो चलिए देखते, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे 0 कर लेंगे, मतलब रो 2 में चेंजेस करेंगे सच दैट रो 2 - रो 1 करेंगे तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। नया मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0, दिस माइनस दिस 0 और ये हो जाएगा 0 - 1 0 - 1, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 0, ये आपका 0 1 0 1 0 1 होगा, ये 0 0 1 0 1 1 हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे भी तो हम 0 बना सकते हैं। मतलब मैं थर्ड रो को सेकेंड रो के साथ ऐड कर दूँ तो हो जाएगा मेरा काम। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, थर्ड रो में चेंजेस करूँगा सच दैट थर्ड रो माइनस या प्लस सेकेंड रो। तो आपको नया मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा 1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 1 1 0, ये 0, ये भी 0, ये -1, ये आपका हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 0 1 1। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग इसके नीचे भी 0 बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ रो को थर्ड रो के साथ ऐड कर देते हैं। तो R4 में हम लोग चेंजेस करेंगे सच दैट R4 + R3। तो हमें नया वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा कुछ ऐसा होगा, 1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 1 1 0 0 0 -1 2 1 1, ये हो गया 0 0 1 + 0 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। तो एक्चुअली कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ
नॉन जीरो रो जितना मिलेगा वही आपका रैंक हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक आपको कितना मिलेगा, इसका रैंक आपको 4 मिलेगा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, वी क्या है, वी इज ए रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग डिग्री एट मोस्ट 6। मतलब अगर आप देखोगे वी के अंदर क्या आते हैं, पॉलिनोमियल आते हैं जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 6 है विथ रियल कोएफिशिएंट। तो ये एक्चुअली ये जो आप एफ देख रहे हैं पॉलिनोमियल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला क्या कह रहा है, पहला आपका ये जो दिया गया है फर्स्ट में कह रहा है कि इसके अंदर ऐसे पॉलिनोमियल्स आते हैं जहां पर एफ ऑफ 1/2 करने पर आपको रैशनल नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ 0 पॉलिनोमियल लूँ, 0 ऑफ 1/2 करूँ तो ये 0 ही मिलेगा। ये क्या रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ना, ये आपका 0 मिल गया विच इज रैशनल नंबर। इसका मतलब इसके पास 0 वेक्टर नहीं बिलोंग कर रहा है। सेकंड वाले के पास भी अगर आप देखोगे 0 ऑफ 1/2 निकालेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब सेकंड में भी 0 वेक्टर आपका नहीं बिलोंग कर रहा है, ये भी नहीं होगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो 0 का डेरिवेटिव एट 1/2 फाइंड करेंगे 0, तो यहाँ पर भी 0 वेक्टर नहीं होगा। तो ये जो ए बी और डी है इनके पास 0 वेक्टर ही नहीं है, इसलिए सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो इसे आप चाहो 1 स्टेप या 2 स्टेप से वेरीफाई कर सकते हो। तो चलो थर्ड के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज मेरा W दिया गया है, इसके अंदर ऐसे पॉलिनोमियल्स आते हैं जहाँ पर एफ ऑफ 1/2 किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1/2 फाइंड करो या 1 फाइंड करो, दोनों 0 मिलेगा। इसका मतलब 0 पॉलिनोमियल W में बिलोंग कर रहा है। तो W आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि W आपको नॉन एम्प्टी मिलेगा। सो W इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये आपका कहाँ पर बिलोंग करते हैं, से W में। तो ये W के कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 मिलेगा, और g ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, g ऑफ 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे शो क्या करना है, अब इस केस में हमें शो करना है कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट इज अल्फा एफ प्लस बीटा टाइम्स जी भी आपका कहाँ पर बिलोंग करता है, W में। इसका मतलब आपको ये शो करना पड़ेगा अल्फा एफ प्लस बीटा टाइम्स जी ऑफ 1/2 ये किसके इक्वल आता है, अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ 1 के इक्वल आता है। हमें ये बताना होगा। अगर मैं ये बता दूंगा तो हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्म को हम कंसिडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर। अल्फा एफ प्लस बीटा टाइम्स जी ऑफ 1 ले लेते हैं 1/2, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा अल्फा एफ ऑफ 1/2 मिलेगा, बीटा जी ऑफ 1/2 मिलेगा। बट यहाँ पर आप लोगों को मिला हुआ एफ ऑफ 1/2 इज सेम एज एफ ऑफ 1, तो हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस बीटा ए हो जाएगा जी ऑफ 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ 1 कह सकते हैं। तो यही हमें शो करना था। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये आपका सब स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह आप थर्ड वाले को सब स्पेस शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्जाम में हो तो पहला दूसरा और लास्ट वाला ऑप्शन फॉल्स हो गया, MCQ है, तो इसका मतलब फिर थर्ड आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई थर्ड वाला तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, फॉर अ 4x4 मैट्रिक्स M क्या है, एक 4x4 का मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है। M बार क्या डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिनोट कर रहा है। और H के अंदर क्या आते हैं, H के अंदर ऐसे 4x4 के मैट्रिक्स आते हैं जहाँ पर A इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपको इस H का डायमेंशन बताना है ओवर R। हमें H का डायमेंशन पूछा गया है ओवर R, और H के एंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं H आपका क्या दिया गया, H इज इक्वल टू M
बिलोंग्स टू M4C सच दैट M ट्रांसपोज इक्वल टू M बार। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, M बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। मैं दोनों साइड अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो अभी आपको क्या मिलेगा, ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके अंदर 4x4 के क्या आते हैं, 4x4 के मैट्रिक्स आते हैं, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर M इज इक्वल टू M रेज टू थीटा, मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल 4x4 हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर 4x4 के हर्मिशियन मैट्रिक्स आते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का n×n का जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, अगर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, फील्ड रियल नंबर है, तो डायमेंशन क्या होता है, n²। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। एक तो डायरेक्टली आप कह सकते हो, अगर दिक्कत होता है तो आप फाइंड भी कर सकते हो। M के अंदर जो मैट्रिक्स आएंगे कैसे दिखेंगे, देखो। अब देखो, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन के डायगोनल में हमेशा रियल आपको मिलेंगे। तो डायगोनल इसका रियल होगा A11, A22, A33 एंड सो ऑन, ANN इसका डायगोनल रियल होगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट ऐसे A12 प्लस IB12 होगा, यहाँ पर A13 प्लस IB13 हो जाएगा, A14 प्लस IB14 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको पहला रो मिलेगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहला कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम आपको ऐसा मिलेगा, A12 माइनस IB12 हो जाएगा, A13 माइनस IB13 हो जाएगा, A14 माइनस IB14 हो जाएगा। और डायगोनल में देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, A22 मिलेगा, यहाँ पर आपको A33 मिलेगा, और यहाँ पर आपको A44 मिलेगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, डायगोनल वाले एंट्रीज जो होते हैं ना, इसके रियल होंगे। डायगोनल में सारे रियल एलिमेंट आते हैं। और नॉन डायगोनल, अगर इसको जनरेट कर रहे A11 A बन जाएगा, इसको जनरेट किया तो A बन जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, इसको जनरेट किया तो ये बन रहा है, इसको जनरेट किया तो ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर मैं डायगोनल को जनरेट कर दूं और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को जनरेट कर दूं, तो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन जाएगा ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन अगर आपको निकालना है, डायमेंशन ऑफ H हमें चाहिए ना, H का डायमेंशन क्या हो जाएगा। अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 16 है ना। इसमें से डायगोनल को निकाल दिया हमने, डायगोनल में 4 है, तो इतने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, मतलब 12 एलिमेंट नॉन डायगोनल है। बट डायगोनल के ऊपर वाले जनरेट करो तो नीचे वाले अपने आप बन रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दे रहा हूँ। बट हर एक नॉन डायगोनल को बनाने के लिए हमें और R बनाना है, तो दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंट्रीज नॉन डायगोनल एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फिर हमें रियल दिया गया है। प्लस डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 गेट कैंसल, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 आपका करेक्ट हो जाएगा। या सेट ऑफ ऑल n×n मैट्रिसेस का, n×n हर्मिशियन मैट्रिसेस का डायमेंशन ओवर R जो होता है ना, वो n² होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, 4² 16, डायरेक्टली भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फॉर XY जो है 2×2 का मैट्रिक्स है, जहाँ पर x और y को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, XY माइनस YX दिया गया है। तो हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं P और Q, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो चलो देखते हैं, पहला वाला स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूँ P के अंदर क्या आते हैं, देखिए x, y, z प्लस y, z, x प्लस z, x, y ऐसे आते हैं। अब देखो, अभी कहाँ पर मैप करता है, x, y कहाँ पे जाता है, x, y माइनस y x पर जाता है। तो वही x, y, x a रहा इस केस में, y माइनस y x ऐसा मैप करेगा। प्लस ये कहाँ पे जाएगा, y, z, x पर, और ये माइनस z, x, और ये जाएगा y पर, प्लस ये हो जाएगा z, x, y, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस x, y, और ये हो जाएगा आपका z। तो अगर मैं, ये आपका हो जाएगा x। अब देखो x y, अब ये ब्रैकेट कैसे मैप करेगा, ये ब्रैकेट कुछ ऐसा मैप करेगा ना, यहाँ पर ब्रैकेट का अगर मैप कराओगे आप,
तो अगर आप ब्रैकेट पे देखोगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ए जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड पे जाएगा, माइनस अब ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स पे जाएगा इंटू एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा वाई टाइम्स जेड एक्स माइनस एक्स जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा इंटू वाई एक्स जेड हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस अब जेड वाले टर्म का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा जेड टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स होगा, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू जेड। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या हमें जीरो मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स, ये मैंने वाई जेड जेड वाई लिखना था यहाँ पर, जेड वाई हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा एक्स जेड वाई माइनस ये आपका क्या है वाई जेड माइनस जेड ए जेड वाई होगा, मैंने एक्स लिख दिया है, ए जेड वाई होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देखिए वाई जेड एक्स माइनस माइनस प्लस जेड वाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स जेड प्लस ये हो जाएगा वाई जेड एक्स माइनस वाई एक्स जेड माइनस ये हो जाएगा जेड एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाई, और यहाँ पर प्लस जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स, और लास्ट में आपको मिलेगा एक्स वाई जेड माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई एक्स जेड। तो देखो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर माइनस है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्स जेड वाई है, अब एक्स जेड वाई कहीं और भी होगा, एक्स जेड वाई ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस वाई जेड एक्स, तो वाई जेड एक्स एक यहाँ पर है माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। जेड वाई एक्स देखो जेड वाई एक्स ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। वाई एक्स जेड ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो अब आपका बचा हुआ क्या है जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स, ये दो टर्म बचे हुए हैं। इसके लिए जीरो तो हो जाना चाहिए था, एक मिनट को चेक करते हैं हम लोग कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखिए तो ये हो जाएगा जेड एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है, जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स। एक्चुअली यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से करते हैं तो करेक्शन ठीक है, मुझे लग रहा है कैंसिल करते वक्त हमने थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कर दिया होगा, देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। एक्स जेड वाई होम नेगेटिव है, एक्स जेड वाई कहाँ पर है अब आपका एक्स जेड वाई, ये कैंसिल हो गया एक्स जेड वाई। वाई जेड एक्स माइनस वाई जेड एक्स पॉजिटिव है, जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स एक यहाँ पर है, ए जेड वाई एक्स आपका ए रहा, इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। अब वाई एक्स जेड यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इससे कैंसिल हुआ है। माइनस जेड एक्स वाई है प्लस जेड एक्स वाई, ए यहाँ पर है, तो ऐसे कैंसिल हुआ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सारे कैंसिल होकर आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, ये आपको जीरो मिल रहा है। तो मतलब पी वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। अब क्यू हमें देखना है क्यू वाला क्या करेक्ट होता है कि नहीं। तो क्यू में हम क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, एक बार राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो क्यू के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो क्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस वाई कॉमा जेड इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस जेड वाई इंटू एक्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड वाई माइनस वाई जेड एक्स माइनस माइनस प्लस जेड वाई एक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मिला है सेकंड वाले के लिए। अगर यहाँ पर हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो सेकंड के लिए, तो आरएचएस हमें क्या मिलेगा सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। तो सेकंड के लिए अगर हमें आरएचएस चाहिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, इसका देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हो जाएगा एक्स वाई
z माइनस जेड एक्स वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू जेड हो गया, माइनस ये हो जाएगा जेड एक्स वाई माइनस वाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे एक्स वाई जेड माइनस वाई एक्स जेड माइनस जेड एक्स वाई माइनस माइनस प्लस जेड वाई एक्स मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो पा रहे हैं क्या। तो अगर देखिए हम एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और एक्स जेड वाई यहाँ पर है ही नहीं, देखो ये वाला टर्म यहाँ पर कहीं नहीं है, एक्स जेड वाई ए वाला टर्म है यहाँ पर, ए वाला भी है, लेकिन मिडल के जो टर्म देखोगे ना, मिडल वाले टर्म दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जरूरी नहीं कि आपको इक्वल मिले। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं इक्वल मिले, तो यहाँ पर P वाला स्टेटमेंट सही होगा और Q वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पर करेक्ट मिलेगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, तो चलिए इसे सॉल्व करते देखते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ले लेते हैं। अगर आप ए बी लेंगे तो आपको ए इंटू बी क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड आपका 0 है, टी 1 है और ए 4, 2x 0 और t है आपका -4 7 x y z 0 एंड 5 x माइनस 3y माइनस z माइनस 10t इक्वल टू लैम्बडा, ऐसा कुछ दिया गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें पता करना है लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें इनफाइनाइट पे बात किया जा रहा है। देखते हैं एक बार हम लोग ना इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे 0 बनाना पड़ेगा ना। तो कौन कौन से रो में चेंजेस करेंगे, 3rd 4th और 5th। रो 2 में चेंजेस करूँगा सच दैट रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1 करूँगा। रो 3 में चेंजेस करूँगा सच दैट रो 3 माइनस रो 1 कर देते हैं हम लोग, एंड 4th रो माइनस फर्स्ट रो कर देते हैं। तो हमें जो नया मैट्रिक्स कुछ ऐसा मिलेगा, A1 1 0 1 4 हो गया, दिस माइनस 2 टाइम दिस 0 हो जाएगा, ये -2 होगा, ये 0 होगा, -4 -2 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, 7 -8 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये 0 ये 1 ये -1 5 -4 1 हो जाएगा। अब लास्ट वाले रो के साथ भी करेंगे तो 1 -1 0 -3 -1 -4 ये -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10 -1 -11 ये लैम्बडा -4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके नीचे 0 करना है। तो मतलब हम रो 4 में चेंजेस करेंगे, रो 4 माइनस 2 टाइम्स रो 2 कर देते हैं, तो हमें नया मैट्रिक्स कुछ ऐसा मिल जाएगा। फर्स्ट रो आपका एज इट इज होगा, ये 0 हो गया। यहाँ पर देखिए R4 माइनस 2 टाइम्स से -1 ही होगा, -11 -2 टाइम्स -6 करेंगे तो -11 + 12 ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लैम्बडा -4 -2 टाइम्स -1, तो ये आपको मिलेगा लैम्बडा -2 हो जाएगा ना, लैम्बडा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्बडा -2 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, रो 4 को मैं रो 3 के साथ ऐड कर देता हूँ, तो देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। तो अब आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 1 1 0 1 4 0 -2 0 -6 -1, ये आपका हो गया 0 0 1 -1 1, ये आपका 0 0 0 0, और ये आपका हो जाएगा लैम्बडा -1, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए इसके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट आएगा। देखो अब यहाँ पर देखो पहला कह रहा है लैम्बडा की वैल्यू 1 रखा तो सिस्टम के पास यूनिक होगा, लैम्बडा की वैल्यू 1 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। उस केस में
ए और ए बी का रैंक सेम हो जाएगा और इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना। अगर देखो आपने लैम्बडा की वैल्यू 1 रख दिया, लैम्बडा की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ए का रैंक और ए बी का रैंक दोनों आपको इक्वल मिलेगा, जो कि 3 के इक्वल मिलेगा। 3 के इक्वल मतलब नंबर ऑफ अननोन से 4 से कम मिलेगा ना, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इस केस में। ये जो कह रहा है यूनिक तो फिर गलत कह रहा है, लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए इनफाइनाइट होगा, सी करेक्ट होगा। अगर लैम्बडा इक्वल टू 2 रख देते हो तो ए का रैंक कितना आएगा? अगर लैम्बडा की वैल्यू आप 2 रखोगे तो इस केस में ए का रैंक 2 आएगा और ए बी का रैंक आपको कितना मिलेगा? ए का रैंक 3 आएगा और ए बी का रैंक आपको 4 मिलेगा। दोनों का रैंक इक्वल नहीं तो इनके पास सोल्यूशन ही नहीं आएगा उस केस में। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन सिस्टम यूनिक सोल्यूशन ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में सी वाला ऑप्शन सिर्फ आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, चले आगे देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया है? पी एक 5x5 का मैट्रिक्स है। आईजे की वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक है। पी आई जे क्या करता है? इनके आई और जे एंट्री को डिनोट करता है पी का। ठीक है, पी के अंदर कैसे मैट्रिक्स आते हैं? पी आई जे पी आर एस के इक्वल होता है जब आई प्लस आर, मतलब इस सफिक्स में देखो पहला वाला आई और जे, इसको ऐड करने पर जे और एस के बराबर आ जाए, ये दोनों का एडिशन इक्वल होता है तो दोनों एंट्री सेम होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। तो अगर मैं पी की बात करूँ तो पी आपका मैट्रिक्स क्या है? 5x5 का है, तो ऐसा कुछ होगा P11 P12 P13 P14 P15, यहाँ पर आपका P21 P22 P23 P24 P25। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? P31 P32 P33 P34 और ये हो जाएगा P35, यहाँ पर P41 P42 P43 P44 P45 और ये आपका हो जाएगा P51 P51 P52 P54 P53 था, यहाँ पर 4 आएगा आगे, 3 4 P55। ये सारे मैंने एंट्रीज लिख लिए इसके मैट्रिक्स के। अब देखो कौन कौन सा इक्वल होगा, अब यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा। जैसे देखो अब डायगोनल वाले एलिमेंट देखो, ये जो डायगोनल वाले हैं इनके सफिक्स को ऐड करके देखो सारे सेम मिल रहे हैं ना। ये जो डायगोनल वाले हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? ए P11 इक्वल टू P22, क्यों कि 1 और 2 कितना हो गया? 3, 1 और 2 कितना हो गया? 3, मतलब ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई प्लस आर इक्वल टू जे प्लस एन, ए इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर P33 P44 P55 ये सारे एंट्रीज इक्वल हो जाएंगे। इनको जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये डायगोनल वाले सारे एक हो गए। अब उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? देखो P12 लो या 21, इससे ये वाला तो सारे इक्वल ही हो रहे हैं, लेकिन और क्या हो रहे हैं देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या ले लेता हूँ? P12 ले लेता हूँ, P12 इक्वल टू P23। देखो ये वाला भी तो एडिशन सेम ही आ रहा है ना। देखो P12 किसके इक्वल हो जाएगा? P21 के इक्वल होगा। P21 और कहीं से सेम मिल रहा है? और यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो P31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे P23 जो होगा P32 के इक्वल हो जाएगा, P34 जो होगा P43 के इक्वल हो जाएगा, P54 जो होगा P45 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस ए इसके इक्वल मिल रहा है,
ए इसके इक्वल मिल रहा है, ए इसके इक्वल मिल रहा है, ए वाला इसके इक्वल मिल रहा है। अब इनमें से कोई और इक्वल हो रहा है क्या? देखो एक्चुअली अगर ना मैं इन दोनों को सफिक्स को ऐड करके देखूं, देखो क्या हो रहा है। P12 जो है 1 और 3 ऐड होगा 4, 2 और 2 ऐड होगा 4। इसका मतलब इस सारे एलिमेंट अगर ये इससे इक्वल हो गया तो ये सारे एलिमेंट इक्वल एक दूसरे के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड करके देखो, ये दोनों भी सेम आएगा। 3 3 6 और 2 4 6, इन दोनों को ऐड करके देखो, ये भी सेम आ रहा है। मतलब ये जो दो लाइन दिख रहा है आपको लोगों को, डायगोनल के ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन, ये सारे इक्वल हैं। तो इनको जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर ये हो जाएगा P23 P32 इक्वल टू P34 इक्वल टू P43 इक्वल टू P45 इक्वल टू P54, ऐसा बन रहा है पैटर्न। तो एक्चुअली यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखो बताता हूँ। यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, डायगोनल वालों को जनरेट करने के लिए एक एलिमेंट, और ये जो इस साइड वाला बन रहा है ये यहाँ का और यहाँ, इन दोनों को जनरेट करने के लिए एक एलिमेंट। ठीक है। सिमिलरली फिर आगे आप बढ़ोगे ना तो फिर देखोगे कि ए वाला जो लाइन है, ए वाला लाइन और ए वाले लाइन को जनरेट करने के लिए सेम एलिमेंट चाहिए हमें। मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सारे एलिमेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो P13 इक्वल टू P31 इक्वल टू P24 इक्वल टू P42 इक्वल टू P35 इज इक्वल टू P53। फिर ए वाले लाइन को, ए लाइन और ए लाइन को जनरेट करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो P14 इक्वल टू P41 इज इक्वल टू P25 इक्वल टू P52, और ये लास्ट वाला P15 इज इक्वल टू P51। तो देख लो कितने डिस्टिंक्ट इक्वेशन बने हैं। यहाँ पर एक, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ऐसे टोटल हमें 5 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? सो डायमेंशन हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, एस का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एस का डायमेंशन आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे इससे ऑब्वियसली इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बन ही रहा है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबस्पेस तो बन ही जाएगा। इसका डायमेंशन 5 होगा। हमें फॉल्स पूछा है तो फॉल्स ए वाला हो जाएगा। ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखिए अगर पी एस में बिलोंग करता है और ऑल द एंट्रीज ऑफ पी आर इंटीजर, अगर पी की सारी एंट्रीज इंटीजर हैं तो पी देन 5 डिवाइड करेगा सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज। इसके देखो डायगोनल एंट्रीज सारे इक्वल हैं, तो डायगोनल को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबको P11, ये सारे इक्वल हैं तो इसको ए भी P11 होगा, ए भी P11, ए भी P11, ए भी P11। तो एक्चुअली यहाँ पर आप कह सकते हो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज मतलब ये आपको ट्रेस पूछा जा रहा है, तो ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 प्लस A55। ये सारे किसके इक्वल हैं? A11 के इक्वल। A11 A11 प्लस A11 प्लस A11 प्लस A11, मतलब ये क्या मिलेगा? 5 टाइम्स A11 मिल जाएगा। तो इसका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है 5 टाइम्स 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर फॉल्स सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? एक स्टेट मिल रहा है जो कि ऑप्शन सी वाला है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, देखिए क्या मिल रहा है आंसर।
बताइए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया पी एक 3x3 का रियल मैट्रिक्स है जिसके λ1 λ2 λ3 आइगन वैल्यूज हैं और आइगन वेक्टर्स हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है ना कि ये जो पी मैट्रिक्स है, सपोज आपका मैट्रिक्स पी कुछ ऐसा है, तो आपने क्या ले लिया, P11 ले लिया, P12 ले लिया, P13 ले लिया, P21 ले लिया, P22 ले लिया, P23 ले लिया। यहाँ पर आपका P31 है, ये आपका P32 है और ये आपका क्या है, P33 है। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है P। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स P के लिए हमें इससे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देन द एंट्री करस्पॉन्डिंग टू, क्या दिया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, पहले रो में थर्ड कॉलम पर। तो पहले रो में अगर थर्ड कॉलम की बात किया जाए तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू हमें P13 फाइंड करना है कि P13 आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ये क्या है, आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग है, तो अगर आप देखोगे ये जो आइगन वेक्टर है ये 0 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये आपका 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो V1 इज इक्वल टू 1 0 0 इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, इज आइगन वेक्टर, ये आपको क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 0, 0 के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर दिया गया है। ठीक है, अब अगर ये 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो P ऑफ x इक्वल टू लैम्बडा एक्स, एक्स आपका 1 0 0 दिया गया है, इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा आपका क्या है, 0 है। तो 0 1 0 0, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 0 0 0। तो यहाँ से आप अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे P को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P को अगर मैं 1 0 0 से मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका P11 0 हो जाएगा, P21 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जा रहे हैं, P11 P21 P31 ये सारे 0 मिल रहे हैं हमें। तो एक्चुअली इससे हम क्या कह सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम P21 ये सारे 0 मिल रहे हैं, P31 ये भी आपको 0 मिला है। और सेकेंड आपको क्या दिया गया है, V2 का यूज करें या ना करें, चलो देखते हैं। V3 आपको क्या दिया गया है, ये आपका है, देखते हैं थर्ड वाला देख लेते हैं। V3 आपका क्या है, V3 इज एन आइगन वेक्टर, ये क्या है आपका आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू -1 के लिए। तो यहाँ पर P ऑफ V3 कितना दिया गया, 1 0 1, ये आपको किसके इक्वल मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा लैम्बडा की वैल्यू -1 1 0 1 के इक्वल, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको मिलेगा -1 0 -1 मिलेगा। अब एक बार हम ना P को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हमें क्या चाहिए, P इंटू दिस कॉलम 1 0 1। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये क्या हो जाएगा, P11 प्लस P13 और एक इसके इक्वल है -1 के इक्वल है P1। बाकी हमें निकालने की जरूरत है नहीं, हमसे P13 ही पूछा गया तो 13 ही निकालते हैं। तो P11 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, P11 आपका क्या है, 0 है, तो P13 क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, दैट इज -1। बाकी एंट्रीज हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, वैसे भी हमारा काम चल जा रहा है, तो बाकी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, P एक 4x4 का मैट्रिक्स है जहाँ पर P⁴ आपको 0 मैट्रिक्स दिया गया है और P³ क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। मतलब आपको दिया गया है P⁴ इक्वल टू 0 एंड P³ इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स क्यूब पे 0 नहीं हुआ, 4 पे हुआ, जिसका इंडेक्स आपको 4 दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, P इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, P आपका क्या हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4, जिसका इंडेक्स कितना है, इसका अगर आप इंडेक्स देखेंगे 4 है। और आपको पता है अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसका इंडेक्स k है तो मिनिमल पॉलिनॉमियल x⁴ मिलता है। इसका इंडेक्स 4 है तो इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल x⁴ मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ P का मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा, x⁴ होगा। और इसका निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसके सारे आइगन वैल्यूज 0 होंगे,
इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी यही मिलेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल यही आपको मिलेगा, 4x4 का है। ठीक है, अब जब हम इसे ना यहाँ पर थोड़ा सा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का यूज हो रहा है, जब हम इसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा जे, अब 4x4 का एक ही ब्लॉक मिलेगा, 0 0 0 1 1 0, ये आपका 0 0 0 1, बाकी सारे एंट्रीज आपके 0 हो जाएंगे, ये आपको ऐसा मिलेगा। मतलब आपका जो मैट्रिक्स बी है, बी जो है ना इस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के इक्वल आया, तो आप यहाँ पी के बारे में कह सकते हो पी आपका जो होगा ये इस जे के सिमिलर हो जाएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सारे कौन से फॉल्स होंगे ना, तो क्या इसका 0 आइगन वैल्यू होगा? बिल्कुल, पी आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इट मीन्स दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर 0, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी, पी के सारे आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है पी टू दी पावर के का जो रैंक होगा, एक्चुअली पी जो है ना जे के सिमिलर है, तो जे की सारी प्रॉपर्टी पी होल्ड करेगा, पी टू दी पावर के इज सेम एज जे टू दी पावर के, तो इसे आप पी भी कह सकते हो। पी एक्चुअली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये मिला है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रैंक ऑफ पी टू दी पावर के इज 4 माइनस के की वैल्यू 1 2 3। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, पी टू दी पावर के की वैल्यू अगर 1 रखा तो ये हमें क्या मिलेगा? पी मिलेगा। पी आपका ये जे मैट्रिक्स है, तो ये आपका जे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रैंक ऑफ पी कितना है? 3 है। 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने क्या लिया है? के की वैल्यू 1 लिया है ना, पी टू दी पावर के आपको क्या मिलेगा? पी टू दी पावर के आपको पी मिलेगा। तो पी का रैंक कितना मिल गया? 3 मतलब ये आपका हो गया 4 माइनस के की वैल्यू 1 लिया, सही है, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सपोज हमने क्या ले लिया, के की वैल्यू 2 ले लिया, तो उस केस में पी टू दी पावर के आपको क्या मिलेगा? पी स्क्वायर मिलेगा। पी स्क्वायर का मतलब जे स्क्वायर। तो आप देखो जे स्क्वायर का रैंक कितना आ रहा है, रैंक ऑफ पी स्क्वायर आपको कितना मिलेगा? वही जे स्क्वायर का रैंक, जे स्क्वायर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रैंक आपको कितना मिलेगा? जे का स्क्वायर करके अगर आप देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका रैंक आपको मिल जाएगा 2, तो ये आपको 2 मिलेगा, मतलब 4 माइनस 2 के इक्वल आ गया है। अगर मैं के की वैल्यू 3 रख दूं तो ये आपको क्या मिलेगा? पी टू दी पावर के आपका क्या हो जाएगा? पी क्यूब हो जाएगा। पी क्यूब मतलब ये आपका जे क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में अगर पी क्यूब का आप रैंक निकालेंगे 3 मिलेगा, विच इज 4 माइनस सॉरी ये 1 मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस के, ये भी सही है। अगर आप के की वैल्यू क्या रख लेते हो, के की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो, पी टू दी पावर के आपको क्या मिलेगा? पी टू दी पावर 4 मतलब जे टू दी पावर 4। अभी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो फोर्थ पावर इसका तो 0 ही हो जाएगा, तो रैंक क्या हो जाएगा? इसका रैंक आपको 0 मिलेगा, मतलब 4 माइनस के। तो मतलब ये वाला कंडीशन भी आप देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाला कंडीशन। लास्ट वाला कंडीशन क्या कहता है? क्यू एक 4x4 का मैट्रिक्स है जहां पर क्यू टू दी पावर 4 नीचे नहीं ऊपर है, क्यू टू दी पावर 4 इज अ 0 मैट्रिक्स बट क्यू क्यूब नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एस सच दैट एस इनवर्स क्यू एस आपको पी के इक्वल मिल जाएगा। तो एक्चुअली आपका पी ये निलपोटेंट मैट्रिक्स था, तो हम क्या करते हैं ना, इस क्यू को एक्चुअली देखोगे अगर आपका पी जो है जे के सिमिलर है और जे को अगर मैं पी ले लेता हूँ, टेक जे इज इक्वल टू सॉरी क्यू ले लेता हूँ, तो उस केस में आप क्या देखेंगे? पी इज सिमिलर टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा सिमिलैरिटी के डेफिनेशन से, देयर एग्जिस्ट एस विच इज नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट सच दैट, जहां पर आपका क्या हो जाएगा? एस इनवर्स क्यू एस जो है आपका पी के इक्वल हो जाएगा। ये तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से आप कह सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप जे के लिए देखोगे ना, जे को अगर मैंने क्यू लिया है तो क्यू टू दी पावर 4, ये क्यू टू दी पावर 4 आपको 0 मिलेगा, क्यू टू दी पावर 3 आपको नॉन जीरो मिलेगा, क्योंकि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 4 है। जे भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स 4 का। तो ये वाला भी कंडीशन आपका सही हो गया। तो 3 कंडीशन आपके सही हो गए हैं, तो फॉल्स कौन सा होगा? पहला वाला होगा। ठीक है,
अब पहले वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर वी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो तो ये वाला जो सेट मिलता है इज द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस R4 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कह रहा है ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो एक काम करता हूँ, जैसे कि सपोज पहले वाले ऑप्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, पी को ना मैं जे ले लेता हूँ। ये जो जे लिया है पी के सारे कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये सिमिलर है। पी को मैंने जे ले लिया और मैं ना वी को क्या ले लेता हूँ, वी को सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ 1 0 0 0 ऐसे ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं P इंटू वी फाइंड करूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, P आपका ऐसा है 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। अब अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ए वी से, वी आपका दिया गया है यहाँ पर जो हमने लिया है ये वाला। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 ये ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेट, किस सेट के बारे में हमें पूछा गया था, हमें जो सेट दिया गया है वी पी वी, अगर मैं बात करूँ वी पी वी पी स्क्वायर वी पी क्यूब वी, ये आपको ऐसा मिलेगा। आपका वी हो जाएगा, ये तो 0 मिल गया, पी वी 0 हो जाएगा, पी स्क्वायर वी हो जाएगा, पी क्यूब वी हो जाएगा। अब आपको पता है अगर किसी भी सेट में जीरो वेक्टर आता हो तो क्या होता है, एल डी होता है। यहाँ पर जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए पहला वाला फॉल्स होगा। तो फर्स्ट के लिए हमने यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल भी फाइंड कर लिया कि फर्स्ट वाला क्यों फॉल्स होगा। ये समझा सभी को, फर्स्ट वाला फॉल्स क्यों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एमएसक्यू पर। तो एमसीक्यू की इतनी ही क्वेश्चन थे, अब एमएसक्यू पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, वी बी आर रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग डिग्री एट मोस्ट 5। तो एक्चुअली वी आपको क्या दिया गया, वी अगर आप देखोगे ना पॉलिनॉमियल वी 5 आर दिया गया है और टी आर से आर पर एक मैप डिफाइन किया जहाँ पर टी ऑफ 1 आपको दिया गया है और अगर के की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 से लेकर 5 तक ये आपको दिया जा रहा है। तो अगर सपोज के की वैल्यू 1 रखा तो हमें ये क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा टी ऑफ एक्स, है ना। के की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो एक्स के यहाँ पर 1 हो गया, 1 - 1 0, टी ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमसे के की वैल्यू 2 रख दिया तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। के की वैल्यू अगर 2 रखते हैं देखो तो हमें क्या मिलेगा, एक्स 2x - 1 हो जाएगा, x - 1 ये आपको किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा टी ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसा हम लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स आपने निकाला है जो कि 1 है तो ये 1 + 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब टी ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। टी ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, के इक्वल टू सपोज मैं 3 रख लेता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टी ऑफ एक्स x - 1 x - 2 ये किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ मुझे टी ऑफ एक्स क्यूब इस केस में क्या मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये टी ऑफ x - 1 x स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना, x - 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। देखते हैं, ये हो जाएगा टी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 दिया गया है। तो ये आपको मिलेगा टी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए ये आपका टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3t टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा टी ऑफ एक्स क्यूब, ये 3 टी स्क्वायर की वैल्यू कितना मिला है, 2 मिला है, प्लस 2 टाइम्स टी ऑफ एक्स 1 मिला है विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो टी ऑफ एक्स क्यूब आपको कितना, 6 माइनस 6 प्लस 2 करेंगे -4 तो ये आपको 5 मिल जाएगा। टी ऑफ एक्स क्यूब आपका 5 है। ठीक है, तो 3 तो नहीं मिला है।
अब हमें टी ऑफ एक्स टू दी पावर 4 भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो टी ऑफ एक्स टू दी पावर 4 फाइंड करने के लिए चलिए एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, और के की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा टी ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, उसी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, पिछले स्लाइड पे किया हुआ है। टी ऑफ ए क्या मिला था हमें, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 से करना है, विच इज इक्वल टू 1। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। x से अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 3 से करोगे माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1। तो ये आपको ऐसा मिलेगा, टी ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 6x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा टी ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस 6 टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 11 टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टी 6 टाइम्स टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मिला। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, ये किसके इक्वल मिलेगा, टी ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस 6, टी क्यूब किसके इक्वल मिला है, ये 5 के इक्वल मिला है ना, ये हो जाएगा 5 प्लस 11 टाइम टी स्क्वायर आपका किसके इक्वल मिला है, 2 के इक्वल, माइनस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा टी ऑफ एक्स टू दी पावर 4, ये आपका माइनस 30 प्लस 22 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा टी ऑफ एक्स रेस टू 4 इक्वल टू, ये देखो माइनस 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 8 14 हो जाएगा, 14 और प्लस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। टी ऑफ एक्स टू दी पावर 4 आपको क्या मिला, यहाँ पर 15 मिला। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना था इस क्वेश्चन के लिए, तो 15 कहाँ पर है, ये वाला, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए और बी करेक्ट होंगे, बाकी 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, पी आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स R3 से R3 पर लीनियर होगा। तो जैसे आपको पता होगा, अगर मैंने एक्स वाई के टर्म्स में मैप डिफाइन किया है, तो अगर एक्स वाई के टर्म्स में डिफाइन किया उस केस में एक्स का पावर 1 से ज़्यादा हो जाए या वाई का पावर 1 से ज़्यादा हो जाए, 2 टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, साइन एक्स आए, कॉस एक्स आए, लॉग एक्स आए, टैन एक्स आए, मॉड एक्स आए, ई टू दी पावर एक्स आए, तो ये कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं फॉर्म करते। मतलब 2 टर्म का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, मॉड एक्स, ई टू दी पावर एक्स वाले टर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 टर्म का प्रोडक्ट भी होता है तो फिर वो नहीं फॉर्म करते हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको मैप क्या दिया गया है, एम P1 में क्या कहा गया, ये कहाँ पर मैप करता है, MP माइनस PM। तो आपका फंक्शन यहाँ पर M के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए M के टर्म्स में डिफाइन किया गया, लेकिन M का स्क्वायर आ गया, तो ये लिनियरिटी में दिक्कत देगा। और यहाँ पर ये जो P है ना, P कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो P का स्क्वायर हमें दिक्कत नहीं देगा, हमें M का स्क्वायर दिक्कत दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P का स्क्वायर है, ये भी P का स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए M का स्क्वायर हुआ, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो आपके B और D तो नहीं हो रहे हैं। अब बचा हुआ है A और C, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A और C को चेक करना पड़ेगा कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए पहले के लिए हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है T1 ऑफ अल्फ़ा M प्लस बीटा N इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स T1 ऑफ M बताना होगा, प्लस बीटा टाइम्स T1 ऑफ N बताना होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और बता देते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो LHS आपको क्या मिलेगा, LHS आपका हो जाएगा T1 ऑफ अल्फ़ा M प्लस बीटा N। ये कहाँ पर मैप करता है, MP माइनस PN पे, T ऑफ
T1 ऑफ m MP माइनस पी एम पर मैप करता है, तो ये आपका हो जाएगा m, मतलब ये है पूरा का पूरा m p माइनस पी एन माइनस पी आपका ये रहा, और m आपका हो जाएगा अल्फा m प्लस बीटा n। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा एम पी प्लस बीटा एन पी माइनस अल्फा पी एम माइनस बीटा पी एम। तो अब क्या करते हैं, अल्फा वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, बीटा वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो अगर अल्फा वाले टर्म हमने लिए तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स एम पी माइनस पी एम हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा बीटा टाइम्स एन पी माइनस पी एन, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स T1 ऑफ m हो गया, और दूसरा क्या हो गया बीटा टाइम्स T2 ऑफ T1 ऑफ n हो गया। तो यही तो हमें शो करना था, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो पहला वाला आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर गया है। सिमिलरली हम लोग थर्ड वाले के लिए भी चेक कर सकते हैं। थर्ड वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना है T3 ऑफ अल्फा m प्लस बीटा n एक इसके इक्वल है, ये आपको बताना होगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स T3 ऑफ m प्लस बीटा टाइम्स T3 ऑफ n के इक्वल बताना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिलता है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा T3 ऑफ अल्फा m प्लस बीटा n। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा टाइम्स ये कहाँ पर मैप करता है, एम पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एम पर। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा m प्लस बीटा n इंटू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा अल्फा m प्लस बीटा n पर जाएगा ये। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपका अल्फा वाले टर्म एक साथ रख लूँ तो अल्फा m पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर m हो जाएगा, प्लस बीटा वाले टर्म को एक साथ रख दूँ तो एन पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एन हो जाएगा। तो यही तो हमें शो करना था, ये क्या हो जाएगा T3 ऑफ m हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा बीटा टाइम्स T3 ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं LHS जो हो गया आपका RHS के इक्वल आ गया। तो पहला और थर्ड वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, बाकी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके नहीं बन रहे इस क्वेश्चन में। चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आई थिंक नेट का होगा, तो नेट से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो नेट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आपको क्या दिया गया है, अगर आप देखोगे तो आपको दिया गया है कि U के अंदर क्या है, सॉरी एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है A और A ट्रांसपोज, ठीक है। U आपको एक वेक्टर और U और V दो कॉलम वेक्टर्स दिए गए हैं, जहाँ पर दिया गया U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू 1, U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर V3 स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है। मतलब ये जो U और V है ना, ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट 1 दिया गया, आप कह सकते हैं नॉर्म 1 है ना। तो इसका मतलब U और V आपको क्या दिए गए हैं, तो इसका नॉर्म फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा। अगर आप देखोगे नॉर्म ऑफ U, ये आपको क्या मिलेगा, U1 स्क्वायर मिलेगा प्लस U2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिलेगा, और ये आपको 1 दिया गया है। तो 1 दिया गया है मतलब ये 1 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका U आपका क्या होगा, U इज़ अ यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली अगर आप V को देखोगे ना, तो नॉर्म ऑफ V आप अगर निकालोगे तो ये आपको मिलेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट भी आपको 1 दिया गया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, V भी आपका यूनिट वेक्टर है। तो मतलब हमें यहाँ पर ये दो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं जिनका नॉर्म 1 है। ठीक है, अब उसके साथ साथ हमें दो कंडीशन दिए गए हैं। आपको AU इस तरह दिया गया, A ट्रांसपोज ऑफ V इस तरह दिया गया है। तो ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है U1 और 2√2 V1 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, क्या लगता है आप लोगों को, ट्राई करो पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूँ।
क्या इन दो कंडीशन को लेकर सॉल्व करने से हमें कुछ मिल सकता है? इन कंडीशन को लेकर अगर मैं सॉल्व करूं, अगर आपको ए दिया गया है, जस्ट हम चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कुछ हो पा रहा है क्या। ए यू इज इक्वल टू √2 इंटू वी दिया गया है। ए आपका 1 1 0 1 -1 1 दिया गया है। और यू आपका क्या है, यू आपका U1 U2 है। और एक इसके इक्वल है √2 टाइम्स V1 V2 V3 के इक्वल है। देखते हैं यहाँ से कुछ हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई और तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू √2 इंटू V1 हो जाएगा। सेकंड में आपको क्या मिलेगा, U2 इज इक्वल टू √2 इंटू V2 हो जाएगा। थर्ड से आपको मिलेगा -U1 -U2 इज इक्वल टू √2 इंटू V3 हो जाएगा। यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिला। तो एक्चुअली हमें U1 की वैल्यू पूछी गई है और 2 √2 V1 की वैल्यू पूछी गई है। U1 2 √2 V1। ठीक है, देखते हैं, एक बार इससे कर लिया हमने, एक बार ये वाला कंडीशन भी लेकर हम ट्राई करके देखें क्या, देखते हैं इससे क्या मिलता है हमें। तो सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया गया है, A ट्रांसपोज V इज इक्वल टू √2 इंटू यू। तो यहाँ से A का ट्रांसपोज आपको मिलेगा 1 1 0 1 -1 1। अब आपका V क्या दिया गया है, V आपका है V1 V2 V3। ये किसके इक्वल दिया गया है, अगर आप देखेंगे ये आपको दिया गया है √2 इंटू यू। √2 मतलब ये आपका हो जाएगा √2 इंटू U1 U2, ऐसा कुछ दिया गया। तो एक बार देखते हैं यहाँ से कुछ पॉसिबल हो रहा है क्या। फर्स्ट कॉलम करेंगे, V1 -V3 आपको कितना मिल जाएगा, √2 इंटू U1 मिलेगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको किसके इक्वल मिलेगा, √2 इंटू U2 मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, U1 प्लस 2 √2 V1 चाहिए। तो V1 V3 की वैल्यू, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ से ऐसा कुछ खास हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए, ये जो मैट्रिक्स है ना, इनके बारे में एक बार देखते हैं, इनके आइगन वेक्टर्स क्या बनते हैं। ठीक है, इनके आइगन वेक्टर से एक बार देखते हैं हम लोगों को क्या मिल सकता है। तो आ जाते हैं अगली अगली स्लाइड पर। तो देखो अब हमें क्या दिया गया है, अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखिए AU इज इक्वल टू √2 इंटू वी दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है, A ट्रांसपोज ऑफ V इज इक्वल टू √2 इंटू यू दिया गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, इसके दोनों साइड, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड मैं क्या करता हूँ, A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज AV इज इक्वल टू √2 इंटू A ट्रांसपोज ऑफ V। A ट्रांसपोज ऑफ V की वैल्यू हमें दी गई, अगर मैं इसे सब्सटीट्यूट करूँ तो ये क्या मिलेगा, √2 यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो A ट्रांसपोज A ऑफ U इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू यू, मतलब A ट्रांसपोज इंटू A का एक आइगन वैल्यू 2 बन रहा है। A ट्रांसपोज इंटू यू का एक आइगन वैल्यू 2 बन रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं आइगन वेक्टर क्या मिल रहा है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग जब हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, किसमें, हम A ट्रांसपोज इंटू ए में। तो आपका क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू ए माइनस लैम्बडा इंटू आई ऑफ x इक्वल टू 0, इसका यूज करते हैं। तो A इंटू ए ट्रांसपोज अगर आप मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, A ट्रांसपोज A इंटू ए मैट्रिक्स ऐसा कुछ मिलेगा, 2 0 0 3 मिलेगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू 2 है, 2 0 0 2 इंटू एक्स। एक्स मतलब सपोज आपने एक्स वाई ले लिया और एक इसके इक्वल है 0 0। तो यहाँ से अगर 2 -2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 3 माइनस, तो 3 माइनस अगर 1 करते हैं तो 3 -2 करने पे 1 मिलेगा, इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू आपको 0 0 कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए ठीक है,
तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल जाएगा, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। अगर आपका y 0 के इक्वल दिया तो आइगन वेक्टर आपका x है, x कॉमा y, तो x की वैल्यू आप x रख दीजिए, y की जगह पे 0, x को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो x 1 कॉमा 0 ऐसा कुछ आएगा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो 1 कॉमा जो 0 होगा ये क्या होगा, इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2, लैम्बडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये आपको आइगन वेक्टर मिल गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा, यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जर्व हुआ होगा u क्या है, u इज एन आइगन वेक्टर है, ये u क्या है, आइगन वेक्टर है, u इज एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2, लैम्बडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिला है यहाँ पर। तो हमने u निकाल लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि u जो आपका u1 और u2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 कॉमा 0, मतलब u1 आपका 1 है और u2 आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया था, देखिए अगर मैं क्या करूँ, इसको जैसे नाम दे दिया, a1 है, a2 नाम दे दिया है, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, ये आपको मिलेगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2v1 प्लस √2v3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बता सकते हैं √2 टाइम्स v1 प्लस v3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, v1 इक्वल टू माइनस ऑफ v3, ऐसा कुछ मिला। अब देखते हैं और कुछ सिंप्लीफाई हम लोग कर पाएंगे क्या नहीं। तो v1 इक्वल टू माइनस ऑफ क्या मिल गया, v3, ये सपोज आपका इक्वेशन 3 है, इसमें ना हम क्या करते हैं, v3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, v3 क्या है माइनस v1, तो माइनस v1 प्लस v1 हो जाएगा, तो ये 2v1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2v1 प्लस 2v1 इज इक्वल टू √2u1 मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा हमें। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि मैं इसको ना दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमें क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2√2 इज इक्वल टू v1 विच इज इक्वल टू 2u1 हो जाएगा, यही मिला। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है u1 प्लस 2√2v1, तो हमें एक्चुअली फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, u1 प्लस 2√2v1, यही फाइंड करना है। तो ये आपका u1 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा 2u1, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स u1। अब u1 की वैल्यू आपको क्या मिली है, 1 मिली है, तो ये आपको हो जाएगा, ये 3 मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हमें यहाँ पर एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे डायगोनल को छोड़कर सारे एंट्रीज 1 है, 10 है। अगर डायगोनल भी 10 होता है तो फिर कांस्टेंट बन जाता, फिर मेरे लिए आइगन वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाता है। तो चलो इसको हम एडजस्ट करते हैं, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सारे एंट्रीज में 10 कर देता हूँ। सारे एंट्रीज मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया, प्लस अब डायगोनल में 1 था तो एक एक्स्ट्रा 1 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ डायगोनल के लिए। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिशन हमें क्या मिलेगा, यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब इसको नाम दे देते हैं, इसका मतलब आपका m है ना, इसको नाम दे दिया, से a है, a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब a आपका क्या है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्रीज क्या दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, तो इसका आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं a के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो ये क्या मिलेगा, x⁻³ x माइनस 40 हो जाएगा। मतलब a के आइगन वैल्यूज क्या हैं, 0 0 एंड 3 बार 0 और 1 बार 40।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिले हैं 0 0 0 एंड 40 मिल गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया एक्स प्लस आइडेंटिटी ले लिया एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे पी ऑफ ए फाइंड करना हो तो ये क्या मिलेगा, पी ऑफ ए आपका ऐसा मिलेगा, एक्स की जगह पे ए, पी ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी जो कि आपका एम के इक्वल मिलेगा। अगर ए के आइगन वैल्यूज लैम्बडा है तो पी ऑफ ए के आइगन वैल्यूज क्या मिलते हैं, पी ऑफ लैम्बडा। तो उसका हम लोग अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब एम के जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 बार पी ऑफ 0 मिलेगा और एक बार आपको क्या मिलेगा, पी ऑफ 40 मिलेगा। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, अगर आप पी ऑफ 0 निकालेंगे तो ये आपको एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, और पी ऑफ एम 40 अगर आप निकालेंगे तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आइगन वैल्यूज आ चुके हैं, किसके आइगन वैल्यूज आ गए हैं, एम के आइगन वैल्यूज आ गए हैं। तो आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, एम के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे 1 1 1 एंड 41। तो हमें क्या चाहिए था, एम का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 41 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41। डिटर्मिनेंट इज सेम एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट्स वाई अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 41 मिलता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही। तो लीनियर अलजेब्रा के जो जैम के 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अगर फिर भी दिक्कत होता है तो बाद में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।